सिमरनपुर नाम के गांव में माया अपने पति रामू के साथ रहती थी। रामू बड़ा ही सज्जन आदमी था जो अपनी जितनी आमदनी है उसी में खुश था। लेकिन उसकी पत्नी माया वो बहुत ही लालची किस्म की औरत थी जो हमेशा से एक अमीर बनने का सपना देखती थी। उसका पति किसी कंपनी में मजदूरी करता था। वो हमेशा अपने पति को कोसा करती थी, साथ ही अपने नसीब को भी। उसकी अमीर बनने की चाह इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि वो अमीर बनने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। एक दिन वो अपने पति से, अजी आप कब तक ऐसे गरीबी में दिन बिताना चाहते हो? मजदूरी के ऊपर भी तो कुछ होता है ना। तुम क्या कह रही हो माया? तुम जानती हो मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ और मैं जो काम कर रहा हूँ और जितनी मुझे आमदनी मिलती है उसमें मैं खुश हूँ। हाँ, आप तो इसके ऊपर कुछ सोच ही नहीं सकते। वो रमेश देखिए तो एक साल में कहाँ से कहाँ चला गया। उसका तो सिर्फ एक ठेला था, अब देखो 2 ठेले लगाता है, वो भी खुद के। अरे आपको क्या पता कि अमीर लोगों के पास कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियां, बंगले, कपड़े, बाप रे बाप। माया ये सोचते सोचते सपने में चली जाती है कि अब वो एक अमीर औरत बन चुकी है। उसके पास भी बड़ी बड़ी 2 गाड़ियां हैं। उसमें बैठकर वो शॉपिंग करने जा रही है। तभी रामू माया को जोर जोर से हिलाता है और उससे, अरे ओ महारानी, सपने से जागिए और मुझे खाना परोसिए। माया सपने से जागकर, कितनी बार आपको कहा है कि मुझे सपने से मत जगाया करो। अरे असल में ना सही, मैं सपने में तो अमीर बन सकती हूँ ना। ठीक है ठीक है। ऐसा कहकर रामू खाना खाने बैठ जाता है और माया उसे खाना परोसकर खुद भी खाना खाने बैठ जाती है। खाना हो जाने के बाद वो दोनों सो जाते हैं। दूसरे ही दिन वो सोच लेती है कि अब वो भी छोटा मोटा काम करेगी। तभी उसे याद आता है कि उसने शादी से पहले आइसक्रीम बनाने की क्लास की हुई है और उसमें वो एक्सपर्ट थी। वो ठान लेती है कि अब वो आइसक्रीम बनाकर लोगों को बेचेगी। सुनिए जी, आप जितने पैसे कमाते हो उसमें मेरी ज़रूरत की चीज़ें मुझे नहीं मिलती। अब मैंने सोच लिया है कि मैं कल से ही आइसक्रीम बनाकर बेचूंगी और कुछ पैसे कमाऊंगी। माया देखो, तुम जो करना चाहो तुम कर सकती हो, लेकिन सच्चाई का रास्ता कभी मत छोड़ना। तुम्हें पहले बहुत सी परेशानियों का सामना करना होगा, तभी तुम्हें सफलता मिलेगी। हाँ, जैसे आप कह रहे हो वैसे ही करूंगी। अब माया दूध लाकर उससे बड़ी आइसक्रीम बनाती है और फ्रिज में रख देती है। अब दूसरे ही दिन माया आइसक्रीम लेकर बेचने जाती है। आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम फ्रेश वाली आइसक्रीम ले लो, ले लो, ले लो आइसक्रीम, फ्लेवर्ड वाली आइसक्रीम ले लो। गर्मी के दिन थे तो बच्चे भी भाग कर आते और कितने की है आइसक्रीम और कौन कौन से फ्लेवर है ये पूछ जाते और माया से आइसक्रीम भी खरीदते। माया आइसक्रीम बनाने में बहुत माहिर थी। एक बार अगर उसके हाथ का बना आइसक्रीम खाए तो लोग खाते ही रह जाते। एक में तो किसी का मन ही नहीं भरता था। दिन बीतते गए। अब माया का आइसक्रीम का काम जोरों से चल रहा था। अब माया के पास बढ़िया पैसे जमा हो चुके थे। वो अपने पति से, देखा आपने, मेरे पास तो आज आपसे भी ज्यादा पैसे जमा हो चुके हैं। अब मैं जल्दी ही अपनी खुद की आइसक्रीम की गाड़ी खरीदूंगी। अरे वाह माया, लगता है तुम्हारा काम बहुत जोरों से चल रहा है। लगता है अब तुम्हारा सपना जल्द ही साकार होगा। हाँ, बिल्कुल जरूर होगा। माया मन ही मन सोचने लगती है कि अगर वो आइसक्रीम की क्वांटिटी कम कर दे या फिर पैसे बढ़ा दे तो उसे और भी ज्यादा मुनाफा होगा। और अब दूसरे ही दिन माया आइसक्रीम की क्वांटिटी कम कर देती है, साथ ही पैसे भी बढ़ा देती है। लेकिन उसकी टेस्ट के कारण लोग उससे आइसक्रीम खरीद ही रहे थे। तो माया ने सोचा, अगर मैं आइसक्रीम में डलने वाली ड्राई फ्रूट लो क्वालिटी की इस्तेमाल करूँ तो। अब माया का लालच दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। उसके आइसक्रीम की क्वालिटी भी अब दिन ब दिन बदलने लगी थी। उसे हमेशा आइसक्रीम खरीदने वाला एक आदमी एक दिन, अरे माया जी, आइसक्रीम में कुछ बदलाव किया है क्या आपने? इसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। नहीं तो भाई साहब, ये आप क्या कह रहे हो? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। अब धीरे धीरे माया के ग्राहक कम होने लगे और माया भी इस बात से बड़ी परेशान रहने लगी। एक दिन एक ग्राहक माया से आइसक्रीम खरीदता है और उसे खाते ही उसे उल्टियाँ आने लगती है। वो माया से इस बारे में पूछता है तो माया उसे, साहब आपने बाहर कुछ खराब खा लिया होगा, मेरा आइसक्रीम तो बहुत अच्छा है, लोग तो बड़े चाव से खाते हैं इसे। वो आदमी अब माया की कंप्लेन करता है और फूड एंड ड्रग वाले लोग आकर माया के आइसक्रीम की जांच करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि
कि माया ने लो क्वालिटी सामान इस्तेमाल किया है, जिस कारण लोग बीमार पड़ रहे हैं। अब माया को जेल जाना पड़ता है। वो बहुत रोती है, गिड़गिड़ाती है कि साहब मुझे माफ कर दीजिए साहब, आज के बाद मैं ऐसा कभी भी नहीं करूंगी। मैंने अमीर होने की लालच में आकर ये सब कुछ किया है, मुझे माफ कर दीजिए साहब। माया गिड़गिड़ा कर रो रही थी। तभी उसका पति रामू वहाँ आ जाता है और माया को छुड़वा लेता है। घर जाते ही माया रामू से, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपकी बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती की है। मैंने जल्द ही अमीर बनने की चाह में लो क्वालिटी सामान इस्तेमाल किया और आज आपको मेरे कारण बड़े परेशानियों का सामना करना पड़ा है। देखो माया, मैंने हमेशा तुमसे ये कहा है और आज भी यही कहूंगा, अगर हम माने तो हम कम पैसों में भी अमीर है। अमीरी सिर्फ पैसों से नहीं होती, वो विचारों से भी होती है। हमारे पास पैसे है या नहीं, इससे ज्यादा हम कितने सुखी हैं, ये मायने रखता है। माया पैर पकड़कर रामू की माफी मांगती है और फिर कभी भी ये भूल ना करने का वचन देती है। रामू भी उसे माफ कर देता है। अब दोनों खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करते हैं। एक समय की बात है, आनंद सागर नाम का एक बहुत ही सुंदर गांव था। उस गांव में विक्रम नाम का एक बहुत ही मेहनती किसान रहता था। विक्रम के पास 2 बैल थे। विक्रम हर रोज सुबह जल्दी उठकर अपने खेत पर जाता और पूरे दिन भर कड़ी मेहनत करता था। वो अपने खेत की जुताई करता। जुताई का काम पूरा हो जाने के बाद कुएं से पानी निकालकर खेत की सिंचाई करता। खेती के इन सभी कामों में विक्रम की पत्नी भी उसकी मदद करती। इस साल विक्रम ने अपने खेत में तरबूज की फसल लगाई थी और जितनी विक्रम ने इस साल मेहनत की थी, उसकी फसल भी इस साल उतनी ही अच्छी आई थी। तरबूज बड़े बड़े हो जाने के बाद विक्रम सारे तरबूजों को इकट्ठा करता है और बैलगाड़ी में भरकर उन्हें बेचने के लिए मंडी लेकर जाता है। लेकिन इस साल मंडी में तरबूजों की अच्छी कीमत नहीं मिल रही थी, इसीलिए विक्रम अपने सारी तरबूजों को लेकर घर लौट आता है और उदास होकर घर के बाहर सोचते हुए बैठ जाता है। तभी विक्रम के चाचा विक्रम के घर के पास से गुजर रहे होते हैं। वो विक्रम को इतना उदास और निराश बैठा देख विक्रम के पास जाते हैं और विक्रम से, अरे विक्रम बेटा, क्या हुआ? इतने उदास होकर क्यों बैठे हो? तुम्हें तो इस साल फसल भी अच्छी हुई है, फिर समस्या क्या है बेटा? अरे चाचा, इस साल फसल तो मुझे बहुत अच्छी हुई है, लेकिन मंडी में तरबूजों के दाम बहुत गिर चुके हैं, इसलिए मैंने वहाँ एक भी तरबूज नहीं बेचा। बस इतनी सी बात। तुम ऐसा करो, बैलगाड़ी में भरकर सारे तरबूज किसी सड़क पर बेचने ले जाओ। तुम मंडी में तरबूज ना बेचकर सीधे लोगों को बेचो। पिछले साल मेरे एक दोस्त ने भी ऐसा ही किया था, उसे बहुत अच्छी कमाई हुई थी। ऐसा कहकर चाचा वहाँ से चले जाते हैं। अगले ही दिन विक्रम तरबूज बैलगाड़ी में भरकर उन्हें सड़क पर बेचने के लिए निकलता है। विक्रम उसकी तरबूज की बैलगाड़ी एक भीड़भाड़ वाली सड़क पर खड़ी कर देता है। विक्रम के बढ़िया तरबूज लोग हाथों हाथ खरीद लेते हैं। देखते ही देखते विक्रम के सारे तरबूज बिक गए। उस दिन विक्रम को बहुत अच्छी कमाई हुई। विक्रम खुश होकर अपने घर के लिए लौटता है। इधर विक्रम के घर के पड़ोस में चंदू नाम का एक बहुत ही आलसी किसान रहता था। विक्रम की अच्छी कमाई हो रही है ये देख चंदू बहुत चौंक जाता है और जब वो विक्रम को पैसों से भरी थाली घर में लेकर जाते हुए देखता है, तब चंदू चुपके से विक्रम की सारी बातें सुन लेता है कि कैसे तरबूज बेचकर विक्रम ने इतने सारे पैसे कमाए हैं। अगले दिन से चंदू भी हल लेकर तरबूज की खेती करने के लिए अपने खेत की तरफ निकलता है। चंदू भी अपने खेती की जुताई करता है और फिर तरबूज के बीज अपने खेत में डालता है। चंदू तरबूजों को जल्दी बड़ा करने के लिए अपने खेत में जमकर केमिकल का इस्तेमाल करता है और इसी तरह उसके खेत के तरबूज जल्दी बड़े हो जाते हैं। चंदू जब एक तरबूज को फोड़कर देखता है तो उसे पता चलता है कि अभी तक तो तरबूज लाल भी नहीं हुए हैं। अरे ये तरबूज अभी तक लाल ही नहीं हुए, अब मैं क्या करूं? तभी चंदू के दिमाग में एक तरकीब आती है। वो अपने सभी तरबूजों को लेकर घर पहुंचता है और बाजार से तरबूज लाल और मीठे करने वाला केमिकल खरीद लाता है और इंजेक्शन के जरिए सभी तरबूजों को अंदर से लाल कर देता है और सोचता है, अब तो मेरे तरबूज खूब बिकेंगे और मैं भी विक्रम के बराबर पैसा कमा पाऊंगा। ऐसा सोचकर अगले दिन चंदू भी सड़क के किनारे एकदम विक्रम के नजदीक ही अपने तरबूज मात्र 2 रुपए किलो में बेचने बैठ जाता है। लेकिन फिर भी
कोई उसके पास से तरबूज खरीदते नहीं। लोग सिर्फ विक्रम के तरबूज खाना ही पसंद करते हैं। आइए भाई साहब आइए, ताज़ा मीठे और प्राकृतिक तरीके से लाल तरबूज खाइए। चंदू को यह सब देखकर बहुत गुस्सा आता है कि कोई उसके पास तरबूज खरीदने के लिए नहीं आ रहा। वो सोचता है, मुझे किसी भी तरह इस विक्रम के बच्चे को ठिकाने लगाना ही पड़ेगा। आज रात में विक्रम के सारे पैसे ही चुरा लूंगा। उस रात चंदू चुपके से विक्रम के घर में खिड़की से झांक देखता है तो उस वक्त विक्रम पैसे गिनकर संदूक में रख रहा होता है। जब विक्रम और उसकी पत्नी सो जाते हैं तो चंदू चुपके से उनके घर में जाता है और पूरी संदूक उठाकर भाग जाता है। अरे विक्रम, क्या हो गया? इतना दुखी होकर क्यों बैठे हो भाई? अब क्या बताऊं भाई साहब, कल रात को कोई मेरे घर से पैसे चुरा कर भाग गया। मैंने पैसे संदूक में रखे थे, कोई पूरी संदूक ही उठा कर ले गया। मैं तो बर्बाद हो गया। अब मैं क्या करूंगा? थोड़ा ध्यान रखा करो विक्रम। अब जो हुआ सो हुआ। अब अपने खेत पर जाओ और दोबारा काम में जुट जाओ। ईश्वर तुम्हारी जरूर मदद करेगा। बेचारा विक्रम निराश और हताश होकर अपने खेत की तरफ जाता है। जब विक्रम अपने खेत में आ पहुंचता है तब उसे बहुत ही बड़ा और चमकीला तरबूज दिखाई देता है। इतने बड़े तरबूज को देखकर विक्रम चौंक जाता है। तभी वहां एक देवी प्रकट होती है और विक्रम से, विक्रम, ये एक जादुई टंकी है। मैंने देखा है कि तुम अपनी फसल उगाने के लिए बहुत मेहनत करते हो। मेरी तरफ से ये तुम्हारे लिए एक इनाम है। ये लो, ये एक जादुई छड़ी है। जब भी तुम इस छड़ी को टंकी पर 3 बार मारोगे तो ये टंकी जूस से भर जाएगी। और एक बात हमेशा याद रखना, टंकी भरने के बाद इसे एक काले कपड़े से ढक देना, तभी इसका जूस बनना बंद हो जाएगा, वरना ये बढ़ता ही रहेगा। इस टंकी का जूस बेचकर तुम बहुत सारा धन कमा सकते हो और उस धन से तुम हमेशा गरीब लोगों की मदद करते रहना। ऐसा कहकर देवी अदृश्य हो जाती है। विक्रम उस टंकी को उठाकर अपने घर पर आता है और अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। अरे भाग्यवान, तुम्हें पता है देवी माँ ने मेरे मेहनत के इनाम के लिए मुझे ये जादुई टंकी दी है। ये टंकी जूस देती है, जूस। जैसे ही इस छड़ी को इस टंकी पर 3 बार मारा तो ये टंकी जूस से भर जाती है। विक्रम अपने पत्नी को सब कुछ करके दिखाता है और उस पर एक काला कपड़ा डालकर उसे रख देता है। अगले दिन से विक्रम लोगों को तरबूज का जूस पिलाने का काम करता है। और लीजिए भाई साहब, तरबूज का जूस सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। जल्द ही विक्रम के पास तरबूज का जूस पीने वालों की भीड़ लगने लगती है। जादुई टंकी से विक्रम की खूब कमाई होती थी। विक्रम अब बहुत ही जल्दी अपने लिए एक बड़ा घर बना लेता है। इधर चंदू विक्रम की सफलता देखकर बहुत दुखी होता है और फिर से विक्रम के घर जाकर चुपके से विक्रम और उसकी पत्नी की बातें सुनता है। भाग्यवान, जादुई टंकी की मदद से हम इतने अमीर हो पाए हैं। अगर ये टंकी हमें नहीं मिलती तो आज भी हम गरीब ही रहते थे। इधर चंदू चुपकर विक्रम की सारी बातें सुन लेता है। जब रात हो जाती है तो राघव जादुई टंकी चुराने की सोचता है। अगर मैं इस विक्रम की जादुई टंकी को चुरा लूं तो मैं भी बहुत अमीर बन जाऊंगा। हाँ, और इस टंकी को लेकर मैं यहाँ से बहुत दूर किसी गांव में चला जाऊंगा ताकि मेरा पता किसी को ना चले। चंदू आहिस्ता आहिस्ता चोरी छुपे विक्रम के घर में घुस जाता है और विक्रम की जादुई टंकी और छड़ी लेकर भाग जाता है। टंकी को किसी दूर गांव में ले जाने के लिए चंदू टंकी को नाव में रख लेता है और नाव से नदी पार करने लगता है। तभी उसके मन में ख्याल आता है, अब मैं भी इस जादुई टंकी का थोड़ा सा जूस टेस्ट ही कर लेता हूँ। चंदू को टंकी में जूस कैसे लाना है ये तो पता था, लेकिन उस जूस को कैसे बंद करना है ये पता नहीं था। छड़ी को 3 बार टंकी पर मारकर चंदू टंकी जूस से भर लेता है, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी टंकी से जूस निकलना बंद नहीं होता। धीरे धीरे से पूरी नाव जूस से भर जाती है और चंदू भी उस नाव के साथ साथ नदी में डूब जाता है। एक समय की बात है, रामगढ़ नाम के गांव में कमल नाम का एक जमींदार रहता था। उसका घर बहुत पुराना होने की वजह से वो अब नया घर बना रहा था और घर की खुदाई का काम उसका बेटा जीवन कर रहा था। अचानक खुदाई का काम रोककर जीवन अपने पिताजी के पास दौड़ता हुआ आया और अपने पिताजी से, पिताजी, पिताजी,
हम खुद के जेसीबी से घर की खुदाई कर रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा हुआ। अरे हाँ बेटे, पैसे बचते हैं इसीलिए तो मैंने नया जेसीबी खरीदा है। अरे पिताजी, पैसे बचेंगे ये तो ठीक है, असली बात तो सिर्फ मैं जानता हूँ। आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे हमारा बहुत ही पुश्तैनी घर होता था और हम उसे जेसीबी से खोदेंगे तो हो सकता है कि नीचे से कुछ खजाना निकल आए, और हम जेसीबी किराए पर लेते तो उन सबको भी पता चल जाता कि इसके नीचे खजाना है, तब हमें उन्हें भी हिस्सा देना पड़ता या फिर सरकार को सौंपना पड़ता। इसीलिए हम खुद के जेसीबी से खोद रहे हैं ना। अरे कमबख्त, मैं तो सोचता था कि तू बहुत ही नालायक है, लेकिन तुम्हारा दिमाग तो खूब चलता है। बेटा आप ज्यादा चिल्लाओ नहीं, चुपचाप जाके काम करो। अगर कोई खजाना निकलता है तो तुरंत चुपचाप आकर मुझे बताना। अरे पिताजी, इसलिए तो मैं काम रोक के आपके पास आया हूँ। अभी खोदते खोदते मुझे टंग टंग आवाज सुनाई दी तो मैंने सोचा कि कोई बड़ा पत्थर है, लेकिन जब देखा तो लगता है कोई बहुत बड़ा मशीन है। अरे वाह, अपनी तो लॉटरी लग गई, लॉटरी। चलो चलो, लगता है कोई बड़ा संदूक है, उसमें ढेर सारा खजाना होगा। चलो चलो चलो, उसे बाहर निकालते हैं और चुपचाप घर लेकर जाते हैं। दोनों ने मिलकर उस मशीन को जमीन से बाहर निकाला और घर ले गए। उन्होंने उस मशीन को खोलने की बहुत कोशिश की पर उसे खोल नहीं पाए। अरे ये क्या बेटा, इसे तो खोल ही नहीं पा रहे हम लोग। बहुत कसकर बंद किया है इसे। देखकर तो ऐसा लगता है इसके अंदर बहुत ही जबरदस्त खजाना होगा। अब इसे खोलेंगे कैसे? लगता है इसे खोलना कोई आसान बात नहीं है। लेकिन अगर हमने बाहर से किसी को बुलाया तो उसे भी इसमें हिस्सा देना पड़ेगा। अब क्या करें? बाप बेटे दोनों मिलकर उस मशीन को खोलने की नाकाम कोशिश कर रहे थे कि तभी कमल की पत्नी उमा वहां आ जाती है। क्या हुआ? दोनों बाप बेटे माथा पेची क्यों कर रहे हो? मुझे ये तो बताओ, समस्या क्या है? मैं चुटकी बजाते ही आपकी समस्या हल कर दूंगी। हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम तो आइंस्टाइन की बहन जो ठहरी। हम इसे समस्या बताएंगे और 5 मिनट में ही हल कर देगी। बताओ बेटा, अपनी माँ को जरा बताओ। माँ, ये एक बहुत ही अद्भुत मशीन है। जब हम नए घर की नींव बनाने के लिए खुदाई कर रहे थे, वही हमें ये मशीन मिली है। इसमें जरूर कुछ खजाना है माँ, लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा कि इसे खोले कैसे। जीवन की बातें सुनकर उमा ने उस मशीन को ऊपर से नीचे तक देखा और अच्छी तरह से जांच करने के बाद ना ये खजाना है और ना ही ये संदूक है। ये तो आलू चिप्स मशीन है। इसे हमारे दादाजी ने बनवाया था। इसमें आलू चिप्स बनाते हैं। जब हम छोटे थे तब हम भी इसमें आलू चिप्स बनाना सीखते थे। और अभी जिस जमीन पर आप घर बनाने वाले हो वो मेरे पिताजी ने तुम्हारे पिताजी को दहेज में दिया था। मुझे लगता है ये मशीन उस जमीन में दब गई होगी। इसको ठीक किया तो ये बढ़िया काम करेगी। ऐसा कहकर उमा ने उस मशीन को ठीक किया। ये देखकर कमल और जीवन हैरान हो गए। अरे ये क्या माँ, तुम्हें तो ठीक से पंखा शुरू करना नहीं आता, पर तुमने तो इसे चुटकी बजाते ही ठीक कर दिया। बेटे, मैंने तुम्हें कहा तो था, बचपन में मेरे दादाजी जब इस पर काम करते थे तो मैं उनके पास बैठकर देखती थी। इसीलिए इस मशीन को चलाते कैसे है मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। जीवन जाकर कुछ आलू लेकर अपनी माँ के पास आया। अब एक काम तुम और करो, हमारे घर में जो 10-15 टोकरियाँ पड़ी है उन्हें यहाँ लेकर आओ और उन्हें इस मशीन के सामने रखो। 10 टोकरियाँ? किस लिए माँ? इतने चिप्स कहाँ से आने वाले हैं इस मशीन से? सिर्फ मैं जो कहती हूँ वही सुनो। जितनी टोकरियाँ है वो सब लेकर आओ। जब खुद देखोगे तब समझ में आ जाएगा। जीवन अपने घर की सारी टोकरियाँ लेकर आता है और मशीन के सामने रख देता है। फिर उमा अपने पति से, अजी सुनो, यहाँ आओ और ये एक आलू अपने हाथों से इस मशीन में डालो। कमल ने आलू को मशीन में डाला। बस एक आलू उस मशीन में डालते ही सामने रखी सारी टोकरियों में आलू चिप्स गिरने लगे। ये देखकर कमल और जीवन हैरान रह गए। मैंने कहा था ना कि ये एक जादुई आलू चिप्स मशीन है। देखा, इस मशीन में एक आलू डालते ही कितने सारे चिप्स निकल आए। सोचो, अगर हम इस मशीन में एक बोरी आलू डाल दे तो हमारे पास कितने सारे चिप्स निकल आएंगे। हमारा ये घर भी कम पड़ेगा। इतने सारे चिप्स निकल आएंगे इस मशीन से। इससे हम खूब पैसे कमा सकते हैं। तब से कमल और जीवन आलू चिप्स मशीन से ढेर सारे आलू चिप्स बनाते हैं और उन्हें बेचकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं।